हेलो एवरीवन, विश्व क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को कैसे मापा जाता है, प्रतिरोध की माप क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विद्युत प्रतिरोध V/I यानी विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये जाना था कि जब हम किसी चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर लगा देते हैं तो उस तार में धारा बहने लगती है, और जब धारा बहती है तो उस स्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म वेग से एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो उस समय जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उसे हम कहते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में विस्तार से पढ़ा था। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, और ये किसके बारे में दिया गया है, तो देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओम जो है वो एक वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञानी थे, और इन्होंने प्रतिरोध के संबंध में एक नियम दिया है। क्या है वो नियम? नियम है यदि चालक तार की भौतिक अवस्था में, चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के सिरों के बीच, चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, लगाए गए विभवांतर तथा तार में बहने वाली, तार में बहने वाली वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है। यह है ओम का नियम। इस नियम को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, वर्ड बाय वर्ड इसको हम समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? यदि चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, यानी जो हमने तार लिया है उसकी भौतिक अवस्था। देखिए, चालक तार क्यों बोला जाता है? चालक तार से तात्पर्य है कि जो तार हमने बनाया है वो चालक है, यानी कि उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और चालक कौन से पदार्थ होते हैं? मैंने आपको बताया है, जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। तो सीधी सी बात यह है कि चालक तार, इसका मतलब ये हुआ कि किसी धातु का बना हुआ तार, ठीक है ना। तो कोई धातु का बना हुआ हमने तार ले लिया। अब उस तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। भौतिक अवस्था क्या होती है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो है भौतिक अवस्था। क्या? जैसे मान लीजिएगा
ये एक तार है, ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए एक तार का टुकड़ा है, ठीक। तो इस टुकड़े की एक निश्चित लंबाई होगी, तो मान लेते हैं कि इस टुकड़े की लंबाई कितनी है, ए है। ये जो टुकड़ा है इसकी कोई मोटाई भी होगी, यानी ये जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल मान लेते हैं कैपिटल ए के बराबर है, और लंबाई कितनी है, स्मॉल एल के बराबर है। ये जो क्षेत्रफल होता है इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। जैसे देखिए ये हमारे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है ना, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे तार होता है, ठीक है। अगर आपको ये सिरा दिखता हो सामने से, जो वृत्ताकार सिरा दिख रहा है, इसे कहते हैं इसकी अनुप्रस्थ काट। तो जो तार होता है यदि उसको ऐसे ऐसे काटेंगे, लंबवत काटेंगे, तो ये जो काट निकलेगी, ये जो जगह निकलेगी, इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ काट। तो जैसे ये तार है मेरे पास जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इसकी अनुप्रस्थ काट जो है, यानी ये जो जगह है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए के बराबर है। हमें भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात लंबाई एल है, एल ही रहनी चाहिए, एक तिल का भी फर्क नहीं आना चाहिए, जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई रहनी चाहिए। दूसरा, ये जो इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना हमने मान लिया, ए है, तो ये भी ए ही रहना चाहिए, न तो ये क्षेत्रफल बदलना चाहिए, न ये तार की लंबाई बदलनी चाहिए। सीधी सी बात है, तार जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। अब जैसे ये तार मैं कहूँ कि लोहे का बना है, तो ये लोहे का बना ही रहना चाहिए। ये नहीं कि ठीक वैसा ही हम एक दूसरा तार ले आए लेकिन वो बना किसका है, एल्यूमिनियम का बना है। तो यहाँ पर तो आपने तार की भौतिक अवस्था को बदल दिया, लंबाई वही रखी, क्षेत्रफल वही रखा, लेकिन उसका पदार्थ बदल गया। पहले वो लोहा था, अब आपने एल्यूमिनियम कर दिया। पदार्थ बदल जाएगा तो भौतिक अवस्था तो बदली है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो तार किसका था, लोहे का, अब ये तार किसका है, एल्यूमिनियम का। जबकि साफ शब्दों में लिखा हुआ है चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, न तो लंबाई बदले, न क्षेत्रफल बदले, न उस चालक तार का पदार्थ बदले। लोहे का है, लोहे का रहना चाहिए, एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हम इतना तो समझ गए कि भैया हमें तार को ज्यों की त्यों रखना है, न तो उसका पदार्थ बदलना है, न उसकी लंबाई बदलनी है, और न उसका क्षेत्रफल बदलना है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सोचिएगा कि इसकी लंबाई को बदला जा सकता है कि नहीं, बदला जा सकता है। कब, यदि हम इसको थोड़ा सा खींच देंगे। अगर तार को हम लंबा लंबा खींच देंगे तो चूंकि धातुओं में तन्यता का गुण होता है, तन्यता माने यदि उनको खींचा जाए तो वो लंबाई में बढ़ जाती हैं। तो तन्यता के गुण के कारण यदि हम तार को खींचेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात पक्की है कि तार को अगर तुम खींचोगे तो लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन तार पतला होता चला जाएगा, यानी ये जो क्षेत्रफल ये घटता चला जाएगा, तार पतला होता चला जाएगा। तो यहाँ पर एल नहीं बढ़नी चाहिए, यानी तार न तो हमें खींचना है, ठीक है, न हमें पीटना है कि हथौड़े मार दिए उसमें, और न ही तार को गर्म करना है। ये क्यों ज़रूरी है, देखिए एक शब्द है, आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए, जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। ये होता क्या है, देखिए जितने भी पदार्थ होते हैं उन सब में, विशेष रूप से धातुओं में, ये गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या कि धातुओं को यदि हम गर्म करते हैं तो वो फैल जाती हैं। क्या होता है, फैल जाती हैं, उनमें प्रसार हो जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं ऊष्मीय प्रसार, यानी ऊष्मा देने से क्या हो गया, प्रसार हो गया, फैल गई, ठीक है ना, तो ऊष्मीय प्रसार। तो अब आप सोचिए अगर हम इस तार को गर्म कर देंगे तो ये फैलेगा मतलब इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी मोटाई भी बढ़ेगी, फैलेगा ना, सिकुड़ेगा नहीं, फैलेगा, लंबाई भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इसका क्षेत्रफल भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ेगी तो ये वाली जो कंडीशन है वो फेल हो जाएगी, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
तो भैया हमें इसका ताप जो रखना है वो नियत रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, यानी जो ताप, अगर मैं कहूँ कि तार जो है वो अभी 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो तार हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पर ही रहना चाहिए, इसका ताप नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना। तो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन कब नहीं होगा, उसके लिए 2-3 शर्तें हैं। पहली, उसका ताप नियत होना चाहिए। दूसरी, तार वही रहना चाहिए, यानी उसका पदार्थ नहीं बदलना चाहिए। तीसरी, तार को खींचना नहीं है, पीटना नहीं है, यानी हमें तार को ज्यों की त्यों रखना है। लेकिन अगर हमने तार को ज्यों की त्यों रखा है तो क्या होगा, तो ओम कहते हैं क्या होगा कि चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, यानी ये जो तार है इसके ये सिरे हैं, ये और ये इसके सिरे हैं, एंड हैं, इनके बीच में लगाए गए विभवांतर। विभवांतर माने हमने क्या किया, इसका एक सिरा बैटरी से, ये दोनों सिरे बैटरी से जोड़ दिए, या बीच में हमने क्या लगा दी, बैटरी। ये बैटरी का सिंबल होता है, इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो बड़ी लंबी प्लेट होती है ये धनात्मक होती है, और ये छोटी सी जो मोटी प्लेट होती है ये ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो हमने एक बैटरी जोड़ दी दोनों तार के बीच में, तो जैसी बैटरी जुड़ेगी क्या होगा, ये ऋण प्लेट है, तो ऋण प्लेट मतलब इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा है, यानी अधिकता है इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, यानी ऋण विभव आ जाएगा। यहाँ पे ये धन प्लेट है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ पे धनावेश आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो अब आप देखिएगा, एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है यानी ऋणावेश ज़्यादा है, तो ऋणावेश से विभव बढ़ता नहीं है, घटता है, तो इस सिरे का विभव कम होगा। यहाँ पे धनावेश है यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, धनावेश से विभव बढ़ जाता है, तो इस सिरे का विभव ज़्यादा होगा। तो दोनों के विभव में क्या हो गया, अंतर हो गया, यानी कि विभवांतर हो गया। और ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है कि जब तार के सिरों के बीच में विभवांतर होता है तो उसमें क्या बहने लगती है, वैद्युत धारा। क्यों, क्योंकि जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म वेग से गति करना शुरू कर देते हैं, और जब तक विभवांतर नहीं होता है तब तक सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मधुमक्खियाँ जैसे उड़ती हैं वैसे, तो उनका औसत वेग कितना रहता है, वो 0 रहता है, इसीलिए कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जैसे ही विभवांतर लगेगा इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इसमें आई धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो हम अगर मान लें, क्या मान लें कि तार के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, मान लेते हैं कैपिटल V है। ठीक है, मान लेते हैं कैपिटल V है, ये हमने माना है। तो माना तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, कैपिटल V। ठीक है, कैपिटल V के बराबर इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर, और विभवांतर होगा तो विद्युत धारा बहेगी। सेम आप ऐसे समझ लीजिए, 2 टंकियाँ थीं, अगर पानी का तल एक में ज़्यादा होगा एक में कम होगा और बीच में पाइप लगा देंगे तो ये पक्की है कि पानी ऊंचे तल वाली टंकी से नीचे तल वाली टंकी में जाएगा। तो वैसे ही अगर दोनों सिरों के बीच में विभव में अंतर होगा तो आवेश प्रवाहित तो होगा ही होगा, और आवेश प्रवाह को ही तो हम धारा कहते हैं। तो धारा बहेगी, तो मान लिया विभवांतर कितना है, V है, और धारा कितनी बह रही है, I है। तो ओम के नियम के हिसाब से यदि हम तार को ज्यों की त्यों रखें, अर्थात न लंबाई बदले न चौड़ाई बदले न ताप बदले, तो क्या होगा, विभवांतर और धारा का अनुपात नियत रहेगा। विभवांतर क्या है, V, धारा क्या है, I, इनका अनुपात हो जाएगा V/I, और ये कैसा रहेगा, ये नियत रहेगा, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, दूसरी तरफ हम पढ़े हैं कि V/I को हम क्या कहते हैं, V/I को हम कहते हैं तार का वैद्युत प्रतिरोध। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। किसी तार के सिरों के बीच यदि स्थापित विभवांतर V हो और उसमें बहने वाली धारा I हो तो उसके अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। तो V और I का अनुपात किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। ये है प्रतिरोध की परिभाषा।
और ये है ओम का नियम। ओम क्या कह रहे हैं कि V और I का अनुपात नियत रहता है, और परिभाषा क्या कह रही है, V और I का अनुपात R के बराबर होता है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि R बराबर V अपॉन I की जगह क्या लिख देंगे, R। तो R बराबर नीतांक, R बराबर नीतांक, ठीक है। यानी प्रतिरोध कैसा रहता है, नियत रहता है। शर्त क्या है, शर्त है नियत ताप पर, यानी ताप नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ताप बदलेगा तो तार में ऊष्मीय प्रसार हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई बदल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ओम का नियम बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यदि हम इसका ग्राफ खींचें तो देखिए कैसे खींच सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा, या V बराबर हो जाएगा R इंटू आई। एक ही बात है, I इंटू आर या R इंटू आई, ठीक है। V बराबर R इंटू आई या I इंटू आर। अब यहाँ पे R कैसा है, R है नियत, कांस्टेंट है, कब, नियत ताप पर, ठीक है ना। तो R अगर कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V समानुपाती I, यानी V जो होगा वो I के समानुपाती होगा, विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। जिस अनुपात में विभवांतर बढ़ेगा उसी अनुपात में धारा का मान भी बढ़ेगा। क्लियर है। अगर विभवांतर घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा। ऐसा होगा कब, जब प्रतिरोध नियत होगा। और प्रतिरोध नियत कब होगा, जब तार का ताप नियत होगा, यानी उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। तो अब देखिए ये हो कैसे गया है, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जब भी दो राशियाँ, जैसे मान लीजिए मैं एक राशि ले लेता हूँ y और एक राशि ले लेता हूँ x, तो जब भी दो राशियाँ समानुपाती होती हैं, ये जो चिन्ह होता है ना बेटा, ये बीच में लगाइए, ये चिन्ह कहलाता है समानुपाती का चिन्ह, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, बाई प्रोपोर्शनल टू x, यानी बाई समानुपाती है x के, ठीक। प्रोपोर्शनल अंग्रेजी लिख दूँ, देखिए ये जो नियम, ये चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह है। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रपोर्शनल, ठीक है, प्रपोर्शनल, ठीक। तो बाई प्रोपोर्शनल टू x, यानी बाई x के समानुपाती है। और जब हम समानुपाती के चिन्ह को बराबर में बदलते हैं, अर्थात इसको समीकरण में बदलते हैं, तो बेटा हमें एक नियतांक लेना पड़ता है k, ठीक। तो आप समझ लीजिए, अगर हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, बाई बराबर kx को हम बाई समानुपाती x भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर देखिए आप, v बराबर r इंटू आई, और r क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू i, यानी विभवांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। और जब विभवांतर धारा के समानुपाती होता है तो v और i का ग्राफ कैसे आएगा। ये हमने दो अक्ष ले ली, एक अक्ष पे हमने क्या ले लिया, विभवांतर v ले लिया, और एक अक्ष पे हमने धारा i ले ली, ठीक है ना। तो शुरू में जब विभवांतर जीरो होगा, यानी विभव में अंतर होगा ही नहीं, जब विभव में अंतर नहीं होगा तो क्या धारा बहेगी, सीधी सी बात नहीं। क्यों, क्योंकि धारा तभी बहती जब विभव में अंतर होता है। तो शुरू में विभवांतर जीरो है तो धारा भी जीरो होगी। तो ग्राफ हमारा शुरू कहाँ से होगा, मूल बिंदु से। ये हमारा मूल बिंदु है जहाँ विभवांतर भी जीरो है और धारा भी जीरो है। अब जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा भी बढ़ेगी, अर्थात ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे आगे भी जाएगा। ऊपर जाने का मतलब विभवांतर बढ़ रहा है, आगे जाने का मतलब धारा बढ़ रही है। तो जिस अनुपात में विभवांतर बढ़ेगा उसी अनुपात में धारा बढ़ेगी। तो ये ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये ग्राफ लगातार ऊपर की ओर भी जा रहा है और लगातार आगे की ओर भी जा रहा है। शर्त क्या है बेटा, शर्त आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, नियत ताप पर। ताप नियत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताप नियत होगा तो ही भौतिक दशा में या भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था ओम का नियम, ये हो गया ओम के नियम का ग्राफ।
ठीक है। और ये हो गया समीकरण V/I बराबर R, यहाँ से मिल जाता है V बराबर IR। और हमें ये भी पता चल गया कि अगर कोई तार ज्यों की त्यों रहे, उसकी भौतिक अवस्था ना बदले, ताप नियत हो, तो उसका प्रतिरोध भी बदलता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपके न्यूमेरिकल तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक आप थ्योरी में अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी कंसेप्ट हैं वो तो थ्योरी से ही हमें मिलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे अगर मुझे कोई तार का प्रतिरोध दिया गया है या किसी भी उपकरण का हमें प्रतिरोध दिया गया है, तो वो प्रतिरोध कैसा है? नियत रहेगा। नहीं दिया गया है, यदि मैंने कैलकुलेट किया है, तो जो भी कैलकुलेशन आई होगी ना, वो हमेशा उस तार के लिए या उस उपकरण के लिए नियत रहेगी। प्रतिरोध हमेशा नियत रहेगा। ठीक, तो ये हो गया ओम का नियम और वैद्युत प्रतिरोध। अब हम देखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध किसी भी तार का किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो समझते हैं वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कोई भी यदि चालक तार है तो उसका वैद्युत प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है और किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर हम मान लें कि इस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, कैपिटल R के बराबर है, तो सबसे पहली बात होती है कि R जो होता है वो L के समानुपाती होता है। L क्या है? इस तार की लंबाई। अगर तार लंबा होता चला जाएगा, तार की लंबाई बढ़ाओगे या तार ज़्यादा लंबा लोगे तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यदि तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जिस अनुपात में लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई दुगनी हो जाएगी, प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। क्लियर? ये पहली चीज़ होती है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, आपको इसके लिए दो चीज़ें समझ आएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे आप सोचिएगा कि एक गली है और उस गली में बहुत से लोग पैदल जा रहे हैं, एक भीड़ पैदल जा रही है। कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, कुछ लोग इधर से जा रहे हैं। ठीक है, एक गली है, आप गली की कल्पना कीजिएगा। ठीक है ना, एक गली है, भीड़ आ रही है उधर से भी और इधर से भी लोग जा रहे हैं। करेक्ट? अब हम क्या कर रहे हैं, जो गली है उसको हम लंबा कर दे रहे हैं। यानी क्या होगा, अगर गली छोटी सी होगी तो जो भी लोग उस गली में जा रहे होंगे वो तुरंत उस गली को पार कर जाएंगे और चौड़ी सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन अगर ये गली लंबी होती चली जाएगी तो क्या होगा, उस गली में जो चलने वाले लोग हैं उन्हें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनके पैदल चलने में और ज़्यादा रुकावटें आएंगी। आप खुद सोचिएगा ना कि पतली सी गली में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही हो, उधर से भी लोग आ रहे हों, इधर से भी लोग जा रहे हों, तो उन लोगों को आपस में बार बार टकराना पड़ेगा। टकराना इन द सेंस उन्हें घिसट के निकलना पड़ेगा, उन्हें अपने लिए निकलने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, उनके चलने में रुकावट आएगी, है ना। तो प्रतिरोध बढ़ रहा है ना, विरोध बढ़ रहा है मतलब प्रतिरोध बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसी अगर हम गली को क्या कर दें, चौड़ा कर दें, लंबा नहीं चौड़ा कर दें, तो क्या होगा, अब जो लोग जा रहे हैं ना इधर उधर वो आसानी से पार कर जाएंगे। अब उनके बीच में आने वाली रुकावट कम हो जाएगी, उनकी होने वाली टक्करें कम हो जाएंगी। ठीक वैसे ही अब आप तार की कल्पना कीजिए। हमारा जो तार होता है, जैसे ये तार है, ये तार एक गली की तरह है और इस गली में कौन इधर उधर कौन जा रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कौन है, धनायन है। मैंने लास्ट क्लास में समझाया हुआ है। और इन धनायनों से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, टक्कर होती है। यही तो प्रतिरोध है। तो अगर तार लंबा होगा तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जब जाना है तो उनको ज़्यादा टक्करें करनी पड़ेंगी, उनकी रास्ते में रुकावट बढ़ जाएगी, अर्थात प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के बढ़ने पर बढ़ जाता है। दूसरा, R समानुपाती 1/a। ए क्या है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हिस्सा तार का, ये जो क्षेत्रफल होता है ये है a के बराबर। जैसे ये तार है तो ये जो हिस्सा होता है ये होता है a। अब आप सोचिए, अगर a बढ़ेगा यानी तार मोटा होगा, गली चौड़ी हो रही है, समझना बात को, तार मोटा होगा तो अब क्या होगा, अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो टक्कर होगी वो पहले की अपेक्षा
कम होगी। क्यों? क्योंकि धनायनों के बीच में रिक्त स्थान अब ज़्यादा हो जाएगा। तार जितना मोटा होगा धनायनों के बीच में रिक्त स्थान उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी गली चौड़ी होगी तो लोग अब आराम से इधर से उधर निकल पाएंगे। तो ये ए अगर बढ़ेगा, तार मोटा होगा तो टक्करें कम होंगी, यानी प्रतिरोध कम होगा। मोटाई बढ़ेगी, प्रतिरोध कम होगा। मोटाई घटेगी, तार पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। वही मैंने लिखा हुआ है, आर समानुपाती 1/A। ए बढ़ेगा, आर घटेगा, ए घटेगा, आर बढ़ेगा। क्लियर? अगर ए को मैं आधा कर दूंगा प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, ए को दुगना कर दूंगा प्रतिरोध आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें हो जाती हैं। इन दोनों बातों को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास समीकरण क्या बनता है कि आर जो होता है, इन दोनों को मैंने मिला दिया, संयुक्त कर दिया, तो आर जो होता है वो L/A के समानुपाती होता है। देखिए, आर समानुपाती L, आर समानुपाती L, आर समानुपाती 1/A, आर समानुपाती 1/A। दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा? आर समानुपाती होता है L/A के लंबाई बाई क्षेत्रफल। ठीक, अब अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अगर समानुपाती का चिन्ह लगा होता है और उसको हम समीकरण में बदलते हैं, बराबर में बदलते हैं, तो हमें एक नियतांक जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जब बराबर लिखेंगे तो एक नियतांक जोड़ेंगे और इस नियतांक को हम पढ़ते हैं रो। क्या पढ़ते हैं? रो। तो आर बराबर हो जाएगा रो इंटू L/A। आर बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू L/A। ये समीकरण कैसे आया है अच्छे से समझिएगा। आर समानुपाती L होता है, आर समानुपाती 1/A होता है, दोनों को मिला दिया, आर समानुपाती L/A हो जाएगा। जब समानुपाती के चिन्ह को समीकरण में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट हो गया रो। ठीक है, तो ये रो हो गया, आर बराबर रो इंटू L/A। अब रो क्या है? हमने कहा नियतांक है, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ कि रो एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है या कांस्टेंट है। अब इसे कहते क्या है? जिसे तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो रो यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट है, नियतांक है। क्यों आया है? क्योंकि हमने समानुपाती के चिन्ह को समीकरण में बदला है, बराबर बदला है। और इसे हम कहते क्या है? तार के पदार्थ का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तार के पदार्थ का, तार का नहीं, तार के पदार्थ का। तार कैसा भी हो, लंबा चौड़ा पतला, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, वो तार का ना हो के बल्कि तार के पदार्थ का होता है। जैसे तार लोहे का बना है तो लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। चांदी का बना है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध। एल्यूमिनियम का बना है, एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध। यानी जिस पदार्थ का बना होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये किसके लिए होता है? पदार्थ के लिए। तो लोहे का अगर कोई तार आप बना रहे हैं तो कैसा भी तार बनाएंगे, जो रो की वैल्यू रहेगी वो सभी तारों के लिए एक समान रहेगी। क्यों? क्योंकि सभी तार आपने लोहे से बनाए हैं, और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पदार्थ का होता है, न कि तार का होता है। तो इस तरह से हमें मिल गया R = रो इंटू L/A। यहीं पर अगर हम L की वैल्यू ले लें 1 मीटर, यानी जो हमने तार लिया है वो इकाई लंबाई का लिया है। इकाई लंबाई, इकाई लंबाई से मतलब, इकाई मतलब कितना परिमाण? 1 लेना है, और मात्रक लंबाई का हमने मीटर ले लिया। तो इकाई लंबाई हमने ले ली तार की, L बराबर ले लिया 1 मीटर। और क्या किया हमने? A बराबर हमने ले लिया 1 मीटर का वर्ग, यानी 1 वर्ग मीटर। क्यों? क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। तो हमने तार की लंबाई कितनी ले ली? 1 मीटर, इकाई लंबाई ले ली। और तार का जो अनुप्रस्थ काट है ये कितना ले लिया? 1 वर्ग मीटर ले लिया। अर्थात हमने एक तार लिया, ठीक है, और वो तार हमने कैसा बनाया कि उसकी लंबाई कितनी है?
1 मीटर के बराबर है। ये लंबाई 1 मीटर के बराबर है और ये जो क्षेत्रफल है उसका वो 1 वर्ग मीटर के बराबर है। करेक्ट। यदि ये दोनों चीज़ें हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। एल की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो संख्यात्मक मान होगा वो प्रतिरोध के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध की हमें परिभाषा भी मिल जाती है। क्या कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उस तार के प्रतिरोध के बराबर होगा जिसकी लंबाई कितनी हो, एकांक हो, जिसका क्षेत्रफल कितना हो, एकांक हो। तो इस परिभाषा को हम लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो, ठीक है, उस पदार्थ से बने एकांक लंबाई, यहाँ इकाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट की बात हो रही है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, मैंने आपसे कहा कि विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ का होता है, किसके बराबर होता है, उस पदार्थ के तार के, कौन सा तार, जिसकी लंबाई एकांक हो, जिसका क्षेत्रफल एकांक हो, उसके प्रतिरोध के बराबर होता है। तो किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ से बने हुए इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये हो गई विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा। विशिष्ट प्रतिरोध का यदि मात्रक निकालना हो तो क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक हमने आपको बता ही दिया था कि क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। और ओम का मैंने सिंबल भी आपको बताया था, ये होता है ओम का सिंबल। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो देखिए मात्रक हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए मात्रक क्या होगा। इस समीकरण से आप देखिए, अगर यहाँ से हम रो की वैल्यू निकालें, रो की वैल्यू निकालेंगे तो ए का आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और एल से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, रो इक्वल्स टू रेल, रो इक्वल्स टू रेल, आर ए डिवाइडेड बाई एल, रेल, रो बराबर रेल, और आर बराबर रो ला, आर बराबर रो ला, रो बराबर रेल, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम रो का मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा, आर का मात्रक क्या होता है, ओम, क्या होता है, ओम, इनटू में क्या है, ए यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एल, एल क्या है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर की जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, ये ओम इंटू मीटर, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है लंबाई पर और क्षेत्रफल पर, ये हमने आपको बता दिया है। अब एक बात हम आपको और बता दें कि जो धातुओं से बने हुए तार होते हैं, यदि उन्हें गर्म किया जाता है, उनका ताप बढ़ाया जाता है, तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखिए कैसे, जो मैं भी आपको एक गली का एग्जाम्पल दे रहा था जिसमें भीड़ इधर से उधर जा रही थी, वो भीड़ आपस में रगड़ रगड़ के टकरा करके निकल रही थी, वही तो प्रतिरोध था। सपोज करो कि 2-4 सिपाही आ जाते हैं और वो लाठियाँ मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, यानी क्या करेंगे, गली में गर्मी बढ़ा देंगे, वो ताप बढ़ा देंगे। अगर लाठी मारेंगे तो क्या होगा, भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ मचेगी तो लोगों की टक्करें बढ़ जाएंगी,
रुकावट बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर हम तार को गर्म कर देते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी गति बढ़ जाती है, और उनकी गति बढ़ती है तो टक्कर जल्दी जल्दी होती है, ज़्यादा टक्कर होती है, और ज़्यादा टक्कर होगी तो रुकावट ज़्यादा होगी। रुकावट को ही तो हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो जब हम तार को गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे अर्थात इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाएगी, और गति बढ़ने से उनकी टक्करें ज़्यादा होंगी, टक्करें ज़्यादा होंगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ लीजिएगा कि ताप वृद्धि करने पर क्या होता है, धात्विक तारों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। धातु के बने हुए तार है ना, धात्विक तारों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो ताप पर भी निर्भर करता है। अब इसके लिए एक समीकरण भी होता है, चलो वो हम आगे बता देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि यदि हम तार को गर्म करते हैं, ताप वृद्धि करते हैं, तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या समीकरण बन सकता है वो देखिएगा। जैसे अगर हम मान लें कि कोई तार है, ठीक है, कोई तार है, ये हम मान लेते हैं, माना किसी तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है वो कितना है, वो मान लेते हैं R0 है। ठीक है, R क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और 0 यहाँ पे बता रहा है टेम्परेचर को। तो हमने ये मान लिया कि कोई तार है धातु का बना हुआ और उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उस समय उसका प्रतिरोध कितना है, R0 है। तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होता है, तो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध होता है RT, करेक्ट। देखिए 0 पे R0 तो T डिग्री सेल्सियस पे RT। अब RT जो होता है वो बराबर होता है R0 ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा इंटू T। RT बराबर क्या होता है, R0 1 प्लस एल्फा इंटू T। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि RT बराबर होता है R0 प्लस R0 इंटू एल्फा इंटू T। अभी आप देखो यहाँ जो RT की वैल्यू है ना वो R0 से कुछ ज़्यादा है। देखो R0 में क्या हो रहा है, ये जुड़ रही है, इतनी राशि जुड़ रही है ना। तो R0 में ये राशि जुड़ रही है, तो जुड़ेगी तो सीधी बात है जुड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, RT के। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि RT की जो वैल्यू होगी वो R0 से ज़्यादा होगी, यानी कि तार को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, R0 इंटू एल्फा इंटू T के बराबर। ठीक है, तो ये समीकरण आप लोग याद कर लीजिएगा दोनों। यहाँ पे जो एल्फा होता है इसे हम कहते हैं धातु, यानी उस पदार्थ का जिसका वो तार बना होगा, पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा। एल्फा को क्या कहते हैं, इसे हम पढ़ते हैं एल्फा, ALPH, एल्फा। ठीक है ना, तो एल्फा को हम कहते हैं पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक, करेक्ट। तो ये हमने आपको बता दिया कि ताप बढ़ने पर भी प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए इस चिन्ह में और इस चिन्ह में कंफ्यूज मत होना, ये चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, ये चिन्ह ऐसे होता है, ये समानुपाती का चिन्ह, ये एल्फा का चिन्ह है। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास में हम आपको प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ाएंगे कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कैसे निकालते हैं। उसके अलावा और भी कई बातों को बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, यदि आपको सब समझ में आता है, क्लास अच्छी लगती है तो एप्रिशिएट कीजिए
और साथ के बच्चों को आप शेयर कीजिए, उन्हें बताइएगा, वो भी पढ़ के देखें, उन्हें अच्छा लगे तो यही काम वो भी करें। और फिर भी यदि ऐसा नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई शिकायत है, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा दूर करने की, ठीक। तो सपोर्ट कीजिए।